ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? एक स्ट्रेस है, डाइट जो टाइम पे हम नहीं ले रहे हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब आज की जो यूथ है वो दिन को सो जाते हैं, रात को बैठे होते हैं। तो ये अगेंस्ट नेचर जो भी चीज़ हम करें, नेचर के अगेंस्ट जो भी चीज़ हो जाएगी तो जितनी भी कैटास्ट्रॉफीज आ जाएगी वो अर्ली एज में आनी है। और सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी तो यही है कि यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सडन डेथ्स हुई है या यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रही है, हो सकता है। पर जो हमें लगता है कि मे बी जो कोविड हुआ है, कोविड का जो दौर था और उसमें जो हमने वैक्सीन्स भी यूज़ की है, देयर आर सम चांसेस कि कोविड एज अ डिज़ीज़ और जो हमने वैक्सीन उसमें यूज़ किए हुए हो सकता है कि उसमें भी कभी क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है। कनाडा जो भी गया है, पेरेंट्स यहाँ पे है, भाई बहन यहाँ पे है, अकेला वहाँ पे गया है, वो खा रहा है, क्या काम कर रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, तो स्ट्रेस तो है ही है। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही कि नौजवानों को घट उम्र के विच हार्ट अटैक आ क्यों रहे ने? देखिए, अगर हम नौजवानों की बात करें और अगर हम हिंदुस्तानी नौजवानों की बात करें, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको जो हार्ट अटैक की संभावना है वो 10 साल पहले होने की संभावना हुई है। उसका मतलब ये है कि जो लोग बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं तो उनको अगर हम कहें कि भाई हार्ट अटैक की एज ग्रुप जो है वो 50 से 60 साल है, तो हिंदुस्तान के लोगों की जो हार्ट अटैक होने की संभावना है वो 10 साल पहले है, वो 40 साल 30 साल के हो गए। और हमने काफ़ी यंग पेशेंट्स देखे हुए हैं जिनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है और साथ साथ में सडन कार्डियक अरेस्ट जहाँ पे हमें भी मौका नहीं मिलता कि पेशेंट को बचाने की। उसके कई कारण हैं और सबसे पहला कारण जो है वो जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री, या जिसके घर में ऑलरेडी 40 साल या 50 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है या हार्ट अटैक हुए है, या जिनके फैमिली में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर है, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है। तो ये सारी चीज़ें जिस फैमिली में ज़्यादा देखी गई है वो फैमिली के बच्चों को संभावना है कि भाई उनको हार्ट अटैक अर्ली एज में हो जाए। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि भाई यंग एज ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो लाइफस्टाइल जो है। अगर हम देखें लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। जो पहले हम माता पिता थे या पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका ये था कि वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत करते थे। आजकल रिमोट का ज़माना है। आजकल अगर हमने टीवी की चैनल भी चेंज करनी है तो रिमोट से ही चेंज करनी है, उठना नहीं है। आजकल हमने दरवाज़ा भी खोलना है तो वो भी रिमोट से दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब लाइफस्टाइल हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है तो उससे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम डाइट की भी बात करें, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है। पहले ये था कि सारे चाचा ताए इकट्ठे रहते थे, ठीक है, एक घर का माहौल अच्छा रहता था, स्ट्रेस फ्री रहता था। उसमें कंबाइंड फैमिली का ये फ़ायदा होता था कि स्ट्रेस बस्टर होता था। अगर 10 बंदों में से एक बंदा टेंशन में है तो वो 9 बंदे उसको बूस्टअप करते थे। आजकल जब घर में 3 ही बंदे रह रहे हैं तो एक बंदा टेंशन में है तो 2 बंदे क्या करें उसका। तो कई कारण है। एक स्ट्रेस है, डाइट जो टाइम पे हम नहीं ले रहे हैं, सही डाइट नहीं ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया की बात करें सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबको जुड़ा देती है, पर एट द सेम टाइम अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ख़राब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लीजिए, बंदे लगे हुए हैं, रात को भी बैठे होते हैं, तो जो वो बायो रिदम बॉडी का है, जैसे कि जेट लैग होता है,
हम यहाँ से बाहर गए, 12-15 घंटे की फ़्लाइट है, तो वहाँ पे जेट लैग होता है, तो 12-24 घंटे हमें होश ही नहीं आती कि हम सोए के बैठे। तो जब हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि दिन को हमने काम करना, रात को हमने सोना है। अब आज की जो यूथ है वो दिन को सो जाती है, रात को बैठे होते हैं। तो ये अगेंस्ट नेचर जो भी चीज़ हम करें, नेचर के अगेंस्ट जो भी चीज़ हो जाएगी, तो जितनी भी कैटास्ट्रॉफीज आ जाएगी वो अर्ली एज में आनी है। और सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी तो यही है कि यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है कि जो हमने देखा है कि यंग बंदे जो है वो जिम जा रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। तो जिम जाना बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए हर बंदे को ये ज़रूरी नहीं है कि हमने फिज़िकली अपने आप को मसल्स बनाने हैं। मोर इम्पोर्टेंट इसका मेंटली कितना स्ट्रांग हो और आप अपने आप में फिजिकल एक्टिविटी या आपको कार्डियक टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, तो वो जिम वाले जिम जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, अलग अलग प्रोटीन्स खाते हैं, अलग अलग दवाइयों का यूज़ कर लेते हैं, तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पिछले 1-2 साल में देखा है कि भाई इतनी सडन डेथ्स हुई है या यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रही है। हो सकता है कोई इसमें कोई एविडेंस अभी नहीं है, पर जो हमें लगता है कि मे बी जो कोविड हुआ है, कोविड का जो दौर था, और उसमें जो हमने वैक्सीन्स भी यूज़ की है, मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीन्स हमने नहीं लगानी चाहिए थी, बट ये है कि हो सकता है देयर आर सम चांसेस कि कोविड एज अ डिजीज़ और जो हमने वैक्सीन उसमें यूज़ किए हुए, हो सकता है कि उसमें भी कभी क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? नहीं, हमने काफ़ी केसेस देखे उस टाइम, कोविड के टाइम भी हमने केसेस देखे। कोविड जब स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक नई चीज़ थी, नई बीमारी थी, हमें भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि भाई क्या चीज़ है। तो स्लोली जब हमने उसमें उसको समझना शुरू कर लिया, इनिशियली हमें लगा कि सिर्फ ये लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हमने CT स्कैन वो ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव के एंड में जब हमने फॉलो पेशेंट देखना शुरू किए, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हर बॉडी के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है और हार्ट कोई इम्यून नहीं है। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे जहाँ पे पेशेंट्स को वैक्सीन लगे और 4-5 दिन के बाद पेशेंट्स एमरजेंसीज़ में आ गए, फेलियर में आ गए, सांस फूलने की वजह से आ गए। हार्ट की हमने इकोकार्डियोग्राफी कर ली, हार्ट की पंपिंग कम हुई, इसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और स्लोली रिकवर करना शुरू हो गए। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जो कोविड से पूरा रिकवर हो गए और उनको रूम में शिफ्ट कर लिया, सारा कुछ ठीक है, अगले दिन डिस्चार्ज करना है, और सडनली कोलैप्स हो गए, क्योंकि उनका हमने जब इवेलुएशन शुरू किया तो उसमें जो फेफड़े की नाली है उसमें क्लॉट बना हुआ है। तो ये एक थ्रोम्बोजेनिक चीज़ थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी इन्वॉल्वमेंट, कोरोना भी एक कारण है। हाँ, हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि उसकी वजह से जो टेंडेंसीज बढ़ गई है सडन कार्डियक अरेस्ट की या क्लॉट बनने की, उसका कुछ ना कुछ रोल हो सकता है। पर आगे स्टडीज़ करके ही पता चल जाए कि कितना सही है कितना सही है। यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम रूटीन एक्सपीरियंसेस में देख रहे हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? देखो, अगर हम ओवरऑल देख लें कनाडा की, इसलिए हम अभी इस टाइम देख रहे हैं कि भाई कनाडा में ज़्यादा मौतें हो रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रही है। हिंदुस्तान की भी अगर हम बात करें तो पिछले, अगर आपने साल में भी देखा होगा, अगर हम सेलिब्रिटीज़ की ही बात करें, अब एक सिंगर थे के था, वो गाना गा रहे थे, सडनली कोलैप्स कर गए। सिद्धार्थ शुक्ला थे बिग बॉस में, सडनली अरेस्ट हो गए, जिम जा रहे थे। ठीक है, सौरव गांगुली को जिम ट्रेडमिल करते करते चेस्ट पेन हो गई। कपिल देव इतने फिट बंदे हैं, उनको हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई कनाडा में कोई ख़ास चीज़ है, पर यह है कि भाई हम हिंदुस्तान पे बेसिकली क्या होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें तो हिंदुस्तान पे अगर हम फोकस कर ले, तो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख ले तो हिंदुस्तान में भी कट नहीं है जो सडन कार्डियक अरेस्ट यंग पॉपुलेशन में हुई है। तो मुख्य कारण मेरे ख्याल से यही है। तो बाकी जो कोविड का है इसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कोई सिग्निफिकेंस ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो, मैंने वही आपको कहा कि भाई जो एक कारण है वो स्ट्रेस भी है। जो पहले
घर में आपको जो माहौल मिलता था, जब कंबाइंड फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, चाचे ताए कजिन्स, 10-10 12-12 कजिन्स तो इकट्ठे होते थे, ठीक है। क्रिकेट मैच खेलते थे तो 2 बंदों को तो साइड पे रखना पड़ता था, क्योंकि कजिन्स इतने होते थे। आज की डेट में कजिन को पता ही नहीं है कजिन कौन है। आज की हर बंदा आजकल इंडिविजुअल हो गया है, इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है। जो पहले होती थी वो कलेक्टिव ग्रोथ होती थी, एक ही प्लेट में खाना डाल के 4 बंदों को खिलाते थे। आज की डेट में आप कर ही नहीं सकते हो, वो कहेगा वो झूठा है, मैंने खाना नहीं है। सेकंड चीज़ जो है कि ये ठंड का जो है, तो ये विंटर सीजन जो है, ये ऑटोमेटिकली जो कार्डियक एलिमेंट्स है ये बढ़ जाती है। अगर हमने मान लो एक पेशेंट देख लिया, हमने ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में है, लेकिन जब ठंड शुरू हो जाती है उसको हमें दवाई बढ़ानी पड़ती है। तो विंटर्स है उनका अपना रोल है, पर ये खाली विंटर्स में नहीं है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो इसकी वजह से, अब मान लो यही बच्चे जो कनाडा गए हैं, तो कनाडा जो भी गया है, पेरेंट्स यहाँ पे है, भाई बहन यहाँ पे है, अकेले वहाँ पे गया है, वो खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या काम कर रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, तो स्ट्रेस तो है ही है। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स अगर आज की डेट में देखा जाए, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल ज़्यादा स्ट्रेस ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 40-50 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੀਕॉशन ਕੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखिए अभी जो गाइडलाइंस भी आई है कि पहले ये था कि भाई 40 साल या 45 साल के बाद आपको चेकअप करना चाहिए। आज की डेट में आप भरोसा नहीं करोगे, जो गाइडलाइंस कह रही है हमें कि भाई 20 साल से ही शुरू करना चाहिए। मतलब कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यार 20 साल के बच्चे को ही हमने इवेलुएशन शुरू करना पड़ेगा। अब उसमें क्या चीज़ है कि हमने आज की डेट में सिर्फ अगर हमें पहले पूछे थे कि भाई आपकी एज कितनी है, तो हम एज बोलते थे कि भाई मेरी 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, सिर्फ हमें एज का ही पता होता था। आज की डेट में हमें 20 साल में ये पता होना चाहिए कि हमारी एज कितनी है, हमारा ब्लड प्रेशर का नंबर कितना है, हमारा शुगर फास्टिंग का नंबर कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, हमारा वेट कितना है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स कितना है। ये सारे पैरामीटर्स बंदे को पता होना चाहिए। और जितने अर्ली हम इन रिस्क फैक्टर्स को, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और जितना अर्ली हम इन रिस्क फैक्टर्स पे काबू करें, उतना ही हम हर चीज़ को डिले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली हिस्ट्री किसी की है कि उसके मदर भी डायबिटिक है, उनके फादर भी डायबिटिक है, तो देयर आर 50% चांसेस कि उसके बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाएगा। अब वो डायबिटीज़ से बचेगा कैसे? डायबिटीज़ से बचेगा अगर वो अपना वेट कंट्रोल में रखेगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो स्मोकिंग नहीं करेगा, वो अपनी कोलेस्ट्रॉल पूरा करेगा, वो फिज़िकल एक्टिविटी हर रोज़ 30 मिनट कम से कम हर रोज़ चलेगा, हफ्ते में 5 दिन कम से कम। तो वो चीज़ को वो 5 साल तक डिले कर सकता है, 10 साल तक डिले कर सकता है। जितना वो डिले करेगा उतना उसका रिस्क कम होता जाएगा, जितना वो डिले नहीं करेगा उतना उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हम इसको पंजाबी लैंग्वेज में देख लें, जैसे एक बंदूक होता है या रिवॉल्वर होता है, उसमें 6 गोलियाँ होती है, तो अगर हम फैमिली के हिसाब से हमारे पास 6 गोलियाँ पड़ी है, ब्लड प्रेशर की है, घर में फादर साहब मान लो ब्लड प्रेशर की है तो 1 गोली वो होगी है, मदर डायबिटिक है, दूसरी गोली वो होगी है, ग्रैंड फादर जो है उनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है, तीसरी गोली वो होगी है, ग्रैंड मदर जो है वो ओबेसिटी है, चौथी गोली वो होगी है। तो हमारा जो उस हिसाब से फैमिली हिस्ट्री है वो ऑलरेडी लोडेड हो गई है, पर ट्रिगर हमारे हाथ में है। और ट्रिगर हमने कब दबाना है वो डिटरमाइन करता है कि आप कितने रिस्क फैक्टर्स बढ़ाते हो। अगर मान लो ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपके पास है, दैट मीन्स कि आपको प्रोबेबिलिटी है 50% 60% कि आप हार्ट के मरीज़ हो सकते हो या आपके ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हो सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पूरा करोगे, डाइट सही खाओगे जो रिकमेंडेड डाइट है, आप स्मोकिंग नहीं करोगे, आप अल्कोहल नहीं पियोगे, तो वो ट्रिगर आप दूर करते रहोगे। इनको आप जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, जितना आप उनको मॉडिफाई करोगे, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपके फादर साहब है वो आपके फादर साहब ही है, वो चेंज नहीं हो सकते, उनके जीन चेंज नहीं हो सकते। आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, आप मेल हो तो रिस्क फैक्टर है ही है। आप अपनी एज छिपा नहीं सकते हो, कागजों में छिपा सकते हो लेकिन अंदर से नहीं छिपा सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हम चेंज कर सकते हैं वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और जितना हम उनको डिले करेंगे उतना हमारा रिस्क फैक्टर कम होता जाएगा और
एक्सटेंड हो जाएगी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ weight ਜਿਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। देखिए सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट बैलेंस है, चाहे वो लाइफ का बैलेंस हो, चाहे वो मेंटल बैलेंस हो, चाहे वो फिजिकल बैलेंस हो, चाहे वो खाने का बैलेंस हो। अब हम शादी पे जाएंगे, हम कहेंगे चलो यहाँ ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, तो घर जाके पेट खराब होना है। बैलेंस हर जगह ज़रूरी है। तो अगर हम स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन पे आ जाए कि भाई फिजिकल एक्टिविटी में क्या इंपॉर्टेंट है, वेट लिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, रनिंग इंपॉर्टेंट है, योगा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ यही चीज़ है जिसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। देखो योगा जो है, योगा एक अच्छी चीज़ है। योगा बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, और माइंड को रिलैक्स करती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजेज है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स है, अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है, जो जिसको हम आसन बोलते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक योगा पे चैप्टर लिखा हुआ, वो भी बुक में आ जाएगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आसन है, तो उनका अलग अलग फ़ायदे हैं, किस चीज़ के लिए क्या आसन करना है, तो वो अलग चीज़ है। वो मेंटल बैलेंस के लिए है, आपकी स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है, जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, बेस्ट वो भी है क्योंकि उसमें आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है। कार्डियक जो एक्सरसाइज है, मतलब कार्डियक टॉलरेंस बढ़ जाती है। और थर्ड चीज़ है जो पहले रिकमेंडेड थी कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसको हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं, लेकिन आज की डेट में वो कहते हैं कि भाई टोन्ड मसल भी इम्पोर्टेंट है। आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, बट वो ये सब चीज़ें करने से पहले अगर आप 40 साल के बाद शुरू करना चाहते हो तो एटलीस्ट पहले एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट का चेकअप कराना ज़रूरी है कि आप कितना वेट उठा सकते हो। अब एक दिन में तो कोई हीरो नहीं बनता। अब अमिताभ बच्चन अगर आज बने हैं तो वो 20 साल 40 साल काम करने के बाद अमिताभ बच्चन बने हैं। तो हम उठा के एक दिन मेरे को ख्याल आ गया मैंने सलमान खान बनना है, जिम गया तो 100 किलो का या 50 किलो का उठ गया, तो मैं तो जॉइंट भी बैठ जाएंगे, बंदा भी बैठ जाएगा। तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है। तो वी हैव टू स्टार्ट स्लोली। चाहे वो अगर मान लो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई वॉकिंग नहीं कर रहा, बंदा कह के मैंने अब 10 किलोमीटर दौड़ना है, वो गलत है। पहले आप 1 किलोमीटर दौड़ो, उसके बाद जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर जो भी एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्ट स्लोली, ठीक है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो डंबल वाला आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो अपना ट्रेडमिल या एरोबिक एक्सरसाइज हो, साइकिलिंग हो या स्विमिंग हो। स्लोली शुरू कर लो। 40 के बाद शुरू करना है तो यू शुड टेक वन एडवाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।